ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑनलाइन लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं आपके अभी तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट हमारे 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट नंबर सेकंड हमने 1 पार्ट में कंप्लीट की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमने वहां पे फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ा था, वहां पे वाटर डिमांड पढ़ा था, असेसमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद डिजाइन पीरियड हमने समझा था, डिजाइन पीरियड क्या होता है, वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में या कहें अलग अलग टाइम में हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है आपके पानी की। और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड हमने पढ़ा था, वहां पे 3 मेथड पे हमने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट था वो वाटर सप्लाई सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। और वहां पे हमने आपके डिजाइन पीरियड से लेकर के आपके लेइंग इन वाटर पाइपलाइन तक समझा था। टेस्टिंग और लीकेज भी हमने वहां पे समझा था, कंड्यूट के बारे में भी समझा था। यूनिट नंबर सेकंड जो हमारी थी वो बेसिकली आपके वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिपेंड थी। तो स्टोरेज मेथड हमने वहां पे समझा था, ग्रेविटी पंपिंग और कंबाइंड सिस्टम के बारे में वहां पे हमने पढ़ा था। वहां पे सॉफ्टवेयर पढ़े थे जो आपके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, स्कैडा, वाटर जेम, ईटीसी के बारे में हमने वहां पे पढ़ा था। तो आज है आपका वाटर क्वालिटी असेसमेंट। तो यहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में समझेंगे, क्वालिटी में कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी होती है वो समझने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से प्योरीफाई करते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो पैटर्न जैसे कि आप जानते होंगे, हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का वो आपका 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 5 यूनिट आपकी दी गई है और ईच यूनिट से आपको 21 मार्क्स का मिलने वाला, राइट। और अगर हम देखें कि एक यूनिट से कितना आ रहा है, एक यूनिट से आपका 14 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। 14 × 5 = 70। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 7 मार्क्स का वहां पे आपको चॉइस में आन मिलने वाला। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होने वाला है कि वहां पे 7 मार्क्स की आपको चॉइस मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि आज हम यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जो टोटली डिपेंड होगी आपकी वाटर क्वालिटी असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं, लिस्ट किए हुए हैं। पहले सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फिर इनको देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर थर्ड, वाटर क्वालिटी असेसमेंट के। यहाँ पे जो हमें टॉपिक है वो क्रोनोलॉजिकली हम समझने वाले हैं, क्रोनोलॉजिकली हम यहाँ पे 1 बाय 1 डील करेंगे। सबसे पहले हम समझने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। ठीक है, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, राइट। फिर हम की पैरामीटर देखेंगे, पीएच क्या होता है ये हम समझेंगे, ट्रिबिडिटी क्या होता है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। और की पैरामीटर्स यहाँ पर है, टीडीएस क्या होता है, हैवी मेटल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल ऑन लैंड एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज डील करेंगे। तो पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, जो हमारा जो आज वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो आज बेसिकली वाटर की मैं बात करूं तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर हमें उसमें कितनी इम्प्योरिटी है इससे पता चल पाती है। अगर इम्प्योरिटी नहीं है तो प्योर वाटर है, अगर इम्प्योरिटी है तो कितनी है ये हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो सेकंड है द इम्प्योरिटी मे बी फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल इन नेचर। आपकी जो इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धियां हैं आपके पानी में, वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बैक्टीरियोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, और इन ऑर्डर टू असरटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो इट इज सब्जेक्टेड टू वेरियस टेस्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल। यानी कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ वाटर है वो फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट पे आपका हम वहां पे सब्जेक्टेड होगा। एंड
जो हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इम्प्योरिटीज के बारे में समझेंगे, और आपके उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल इम्प्योरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर। आपके वेस्ट वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? तो पहला, फॉलोइंग आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर। पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवेज। अगर आपका आपके टेम्परेचर भी आपके जो बैक्टीरिया है पानी में, सीवेज में, उसको अफेक्ट करता है। और विस्कोसिटी एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन सीवेज। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, है ना, किसमें, सीवेज में। और द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपके जो एवरेज है सीवेज का इंडिया में, तो एवरेज टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड है कलर। कलर भी आपके, अगर हम कलर के डिपेंड में कलर को देखकर ही हम पता चला पाते हैं कि क्या वाटर कंटेमिनेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक है, कलर भी डिपेंड करता है वहां पे। ये आप दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। कलर मे बी फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट। और ओडोर, यानी कि अगर ओडोर का मतलब है गंध। अगर उसमें से गंध आ रही है तो सिंपल सी बात है, पानी क्या है, क्लियर नहीं होगा, प्योर वाटर नहीं होने वाला। तो ये भी आपके ओडोर से हमें वहां से उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू पता चल सकता है। फिर है सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल कितने हैं? तो थ्रू सीवेज कंटेन ओनली अबाउट 0.1% सॉलिड। 0.1% सॉलिड। तो आपका जो सीवेज है वो कंटेन करता है ओनली 0.1% सॉलिड। द रेस्ट बीइंग वाटर स्टिल द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द सॉलिड कैन नॉट बी ओवरलूड। तो एक वर्ड यहां पर आया है जिसे हमने बोला है न्यूसेंस। इसका मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके सीवेज है उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं, और वही क्या करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि द सीवेज सॉलिड में बी क्लासिफाइड इनटू इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहला डिसॉल्व्ड सॉलिड, जो इजीली डिसॉल्व हो गए हैं। सस्पेंडेड सॉलिड, जिन्हें सस्पेंडेड कर दिया गया है। एंड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। तीन टाइप के सॉलिड आपको वहां पे मिलने वाले। ठीक, फिर है कि जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, और या डिकम्पोज ही नहीं होंगे। एंड गिव्स ए जनरल पिक्चर ऑफ द लोड ऑन सेडिमेंटेशन एंड ग्रिट रिमूवल सिस्टम ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। इनको आपके ग्रिट रिमूवल सिस्टम के थ्रू हम इसे रिमूव करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब है आपका एक पोर्टेबल वाटर वेज वेस्ट वाटर। तो पोर्टेबल वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर भी बोलते हैं। तो पोर्टेबल वाटर दैट वाटर विच कैन ड्रिंक इजीली, राइट, जो ड्रिंक किया जा सकता है। तो अगर मैं पोर्टेबल वाटर को एक्सप्लेन करना चाहें, तो पोर्टेबल वाटर इज वाटर विच इज फिट फॉर कंजप्शन, यानी कि जो कंज्यूम करने के लिए बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल, जो कंजप्शन के लिए रेडी है, फिट है, वो आपका पोर्टेबल वाटर होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर, राइट, इन ए रेफरेंस टू इट्स इंटेंडेड यूज, राइट। तो क्या है, वाटर में बी नेचुरली पोर्टेबल एज is the case with pristine spring or may need to be treated in order to be safe। तो क्या है, वाटर में भी नेचुरली पोर्टेबल, आपका जो पानी है वो नेचुरली ड्रिंकेबल हो सकता है। ठीक है, क्या, और प्रिस्टिक स्ट्रिंग, यानी कि आपकी जो स्प्रिंग्स होती है, वो जो पानी होता है वो भी आपका ड्रिंकेबल होता है, और इट मे नीड टू बी ट्रीटेड इन ऑर्डर टू बी सेफ। सेकंड क्या है, इन ईदर इंस्टेंस द सेफ्टी ऑफ वाटर इज assessed with test with look for potentially harmful contaminant। तो क्या है, इन ईदर इंस्टेंट, या तो इसमें जो सेफ्टी आपका है
द सेफ्टी ऑफ वाटर इज असेस्ड विद टेस्ट विद लुक फॉर पोटेंशियली हार्मफुल कंटेमिनेंट, राइट। फिर है कि वेस्ट वाटर क्या है? वेस्ट वाटर इज वाटर कंटेनिंग वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो वेस्ट वाटर क्या है? जिस वाटर में आपके रेसिडेंशियल का वेस्ट मिल गया है, कॉमर्शियल वेस्ट मिल गया है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू वो जो वेस्ट है वो आपके पानी में आकर के मिल गया है, प्योर वाटर में मिल गया है, किसी वाटर में मिल गया है, तो उसे वेस्ट वाटर बोला जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है? पोर्टेबल और आपके वेस्ट वाटर में डिफरेंस था। अब बात करते हैं इम्प्योरिटीज इन वाटर। आपके वाटर में इम्प्योरिटीज की बात करते हैं, तो देखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड प्योर वाटर इन नेचर बिकॉज ऑफ द अनथॉटफुल डेवलपमेंट। आज क्या है, आप किसी भी ओपन सोर्स वाटर, ओपन सोर्स जो वाटर है, वहां पे आपको कोई भी वाटर प्योर नहीं मिलने वाला। आज बहुत कम परसेंटेज ऐसे वाटर बॉडीज, ओपन वाटर सोर्सेज की है, वाटर बॉडीज है, जो आपको प्योर वाटर वहां मिलेगा। नहीं तो मैक्सिमम एंड मैक्सिमम पानी जो है आपको अनथॉटफुल डेवलपमेंट के वजह से पानी आपको प्योर नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो आपका रेन वाटर है वो भी कंटेमिनेटेड है। प्योर वाटर तो है, लेकिन जब वो अर्थ सरफेस तक पहुंचता है तो कंटेमिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ डस्ट, राइट, बिकॉज ऑफ आपके इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं की वजह से। ठीक है, और वो धुआं ही धुएं की वजह से पानी से रिएक्ट करेगा, तो उसे ही तो क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, जो एसिड रेन कॉज करता है, राइट। अब है कि इट इज फर्दर एक्सपोज टू ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, and by the time it reaches the source of water supply, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है वे आपके अर्थ सरफेस में इसको कंटेमिनेट करते हैं। तो इट इज फाउंड टू कंटेन वेरियस अदर इम्प्योरिटीज ऑल्सो, और ये अदर इम्प्योरिटीज भी यहाँ पे कंटेन करता हूँ। ठीक है, तो वेरियस इम्प्योरिटीज आपकी होती है, आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाली इम्प्योरिटी होगी, आपके कॉमर्शियल एरिया से निकलने वाली आपकी इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज आपको वहां मिलने वाली। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि म्यूनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, ये प्रोसेस क्या होता है? जो आपका म्यूनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर है उसको ट्रीट कैसे करता है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका होगा, प्री क्लोरिनेशन होता है फॉर एल्गी के लिए, एल्गी कंट्रोल के लिए सबसे पहले प्री क्लोरिनेशन किया जाएगा, है ना। और वहां पे आपके बायोलॉजिकल ग्रोथ को रोका जाएगा प्री क्लोरिनेशन के थ्रू। सेकेंड है एरिएशन। अब एरिएशन के थ्रू हम प्री क्लोरिनेशन के बाद डिसॉल्व आयरन एंड मैग्नीज को क्या करेंगे? रिमूव करते हैं। फिर है कोगुलेशन, फॉर कोगुलेशन और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी होगी। ठीक है, और फिर क्या है, सेडिमेंटेशन के थ्रू वहां के जो आपके पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड सॉलिड ट्रैप है, उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। फिल्ट्रेशन क्या है? यहाँ पे आपको पानी को फिल्टर कर लिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा पार्टिकल्स को। फिर है डिसइंफेक्शन, आपकी जो इसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनको आपके डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट वो पानी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस हमने यहाँ लिखी थी जो यूज होती है आपकी म्यूनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब है आपका पहला जो है पीएच क्या होता है। ये हम इसे पीएच को हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो समझते हैं कि पीएच वैल्यू है क्या। और पीएच आपके हम बात करें हर सेक्टर, आपका मेडिसिन सेक्टर हो गया, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया। हम जब भी सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, इस इंजीनियरिंग सेक्टर में आप जब भी कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो वहां पे भी पीएच वैल्यू टेस्ट किया जाता है। अगर वो आपका एसिड है, पानी एसिड है, तो आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी जो उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हर फील्ड में ये पीएच जो वैल्यू है, पीएच जो मान है, वो आपको पता होना चाहिए। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7 से नीचे की अगर हम बात करेंगे तो वो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे बेसिक होगा, 7 to 14।
ठीक है, तो देखिए, तो पीएच इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल फैक्टर, पीएच इज इंपॉर्टेंट केमिकल फैक्टर ऑफ एडिक्वेट लाइफ. Water that is too acidic or basic can disrupt biochemical reaction resulting in the harm or death of aquatic organism. ठीक है, तो पीएच वैल्यू क्या है? अगर आपका वाटर एसिडिक है तो आपके जो वाटर बॉडीज है उसमें जो एनिमल जो आपके वहां पे जो जो आपके लिविंग जानवर वहां पे हैं, जो पानी के आपके जो एनिमल्स हैं, अगर एसिडिक होगा ज्यादा तो पानी आपके जो एनिमल्स है वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पर वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्रॉपर पीएच होना चाहिए, प्रॉपर उस क्राइटेरिया के अंदर वो पीएच वैल्यू वहां पर होनी चाहिए. तो पीएच वैल्यू जैसे हमने बात की एक्सप्रेस की जाती है 1 से लेकर के 14 तक. ठीक है, तो ए सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7 वो क्या कहलाएगा? अगर 0 से लेकर 7 तक है वो आपका पीएच कहलाएगा एसिडिक, यानी कि अम्लीय. ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन आपका 7 से 14 तक कंसीडर है या 7 से ग्रेटर है या बोले 7 से 14 तक है तो उसे क्या बोलेंगे? बेसिक, यानी कि क्षारीय बोलेंगे. ठीक, तो द पीएच स्केल इज लोगरिथम. तो इसमें क्या होता है आपके पीएच जो आपका वैल्यू होती है वहां पे एक लोगरिथम के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं. क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला जो हमारा होता है यहाँ पे, जो पीएच वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो लोगरिथम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट की जाती है. क्या है फॉर्मूला? पीएच इज इक्वल टू, देखिएगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस. तो ये फॉर्मूला है. तो अब समझते हैं इसमें क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती है. तो पहली बात करते हैं H प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेसिकली H प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन की. आपके जो हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन को इन मोल पर लीटर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, हाइड्रोजन सांद्रता को दर्शाता है. बात करते हैं यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो माइनस जो है लोगरिथम होता है आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन टू डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है आपकी एसिडिटी और एल्केलिटी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्केलिटी को वो आप क्या क्या करता है? डिटरमाइन करता है. तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको फाइंड आउट करते हैं. तो बेसिकली यही है, पीएच वैल्यू 0 से 1 to 14 होनी चाहिए, और 0 से 7 होगा तो एसिडिक होगा, और 7 to 14 होगा तो बेस होगा. अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक इस इमेज को यहाँ पे ऐड किया गया. इस इमेज के थ्रू हम ये जानने वाले हैं कि कितना पीएच वैल्यू किसकी होती है. ठीक, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल इफेक्ट लिखा हुआ है, पीएच वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आपके अगर पीएच वैल्यू 0 है तो वो आपका बैटरी एसिड होगा, यानी कि जो एसिड होगा वो बैटरी एसिड आपका कहलाया जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं पीएच कितना है, 1 है, तो उसे कहेंगे कि वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा आपका. अगर पीएच 2 है तो वो लेमन जूस होगा या विनेगर होगा. अगर पीएच 3 है तो वो ऑरेंज जूस होगा या सोडा होगा होगा. तो ये कह सकते हैं कि ऑरेंज जूस और सोडा का पीएच वैल्यू 3 होती है, राइट? अगर मैं बात करूं कि आपका पीएच वैल्यू 4 अगर है तो वो एसिड रेन होगी. एसिड रेन में भी आपकी जो वैल्यू होती है 4 से लेकर के 5.3 तक होती है. तो अगर वैल्यू एसिड रेन की 4 ही 4.2 4.4 है तो वो क्या होगा? आपकी फिश जो मछलियां हैं वह मर सकती है इस लेवल पे, पीएच 4 पर. अगर पीएच 5 है तो वहां पे आपके फ्रॉग हैं, पानी में रहने वाले फ्रॉग होते हैं, उनके एग होते हैं, वे उनको खतरा हो जाता है, उनकी लाइफ वहां पे सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, और जो आपकी क्लीन रेन होती है वो 6 के आसपास होती है. ठीक है, अब बात करें पीएच 7 के आसपास, पीएच 6.5 6 के आसपास जो आपका तो मिल्क का पीएच होता है, दूध का पीएच होता है. ठीक है, 7 आपके प्योर वाटर होता है.
और आपका जो पीएच वैल्यू जिसकी 8 होगी वो आपके सी वाटर की होगी। लाइक बेकिंग सोडा की पीएच वैल्यू 9 होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये न्यूट्रल होता है यहाँ पे इस एज में, इस यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा जैसे हमने बताया क्षारीय होता है, ऊपर वाला अम्लीय होती है। तो यहाँ से आप ये डायग्राम अगर आए आपके एग्जाम में अगर, तो अब इस तरीके से डायग्राम बना के भी वहां पर दिखा सकते हैं। तो डायग्राम अगर ज्यादा बनाओगे, फ्लो चार्ट ज्यादा बनाओगे, तो उससे क्या होता है कि नंबर ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं टोटल सॉलिड क्या होगा। तो बेसिकली टोटल सॉलिड इज मेजर ऑफ सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स आपके वाटर में होंगे तो उसे ही बोलते हैं टोटल सॉलिड। और इसको चेक किसके थ्रू किया जाता है, इसको चेक किया जाता है टीडीएस के थ्रू। तो जो टोटल सॉलिड आपका चेक किया जाएगा वो किया जाएगा टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, उसको जब पानी में डिप करते हैं तो वहां से आपकी मेजरमेंट आपको पता चल जाएगी। तो जो अभी मैं मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा कि कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मेजर किया जाता है आपका टोटल सॉलिड किसके थ्रू, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड के थ्रू। ये एक आपका डिवाइस होता है जो बैटरी के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें टीडीएस इज नॉट ए पोल्यूटेंट बट कैन इंडिकेट दिस परसेंट ऑफ पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट नहीं है पर क्या करता है, पोल्यूटेंट को इंडिकेट करता है। Water said have naturally a clean dissolved solid, but mind or not can carry toxic sediment and solid. Increase of tedious amount in stream may indicate the addition of pollutants from a nearby mine. तो क्या है कि बेसिकली टीडीएस आपके जो सॉलिड पार्टिकल है उनको मेजर करता है। और किस में होता है ये, मिलियन पर लीटर में होगा, मिलीग्राम पर लीटर में। मतलब 1 लीटर में कितने मिलीग्राम है, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो टीडीएस कभी भी आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर नहीं होना चाहिए, वो आपके एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि टीडीएस इन पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसको समझते हैं कि पार्ट पर मिलियन होता क्या है। हम आज तक पीपीएम के बारे में सुनते हुए भी आए हैं, और मैं ये कहूँ कि आपने पढ़ा भी होगा। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। पहले तो आपको ये समझना, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, देखिए जो आपका मिलियन होता है वो आपके 10 लाख के बराबर होता है, राइट। तो पार्ट पर मिलियन का क्या है कि आपके 10 लाख लीटर में, 10 लाख लीटर में केवल 10 लीटर ही वहां पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या बोला कि यहाँ पे टीडीएस जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ 1 मिलियन पर लीटर, पार्ट पर, पार्ट पर मिलियन लीटर। ठीक है, तो ये है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपका टीडीएस कितना आइडियल होता है ड्रिंकेबल के लिए। तो अगर एवरेज टैप वाटर के जो टीडीएस होता है वो अप्रोक्स 200 से लेकर के आपका 400 तक होता है। और जैसे जैसे इसका ज्यादा होता चला जाएगा तो इसका टीडीएस ज्यादा होता चला जाएगा, जो ड्रिंकेबल और आपको बॉडी के लिए सूट नहीं करता है। अगर आप ज्यादा टीडीएस का पानी पिएंगे तो उससे आपकी पथरी होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट, स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं आपके बॉडी में, और वो पानी आपके लिए ठीक नहीं है। दिस वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल, राइट। और अगर ड्रिंक करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस आपको कॉज करेगा। ठीक है, अब समझते हैं हार्डनेस क्या। किसी भी वाटर को हार्डनेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पानी हार्ड है। तो सबसे पहले हार्डनेस को समझते हैं कि हार्ड वाटर कब कहलाएगा, जब हमारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, राइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब आपके पानी में मिलेगा यानी कि टेम्पररी हार्डनेस हमारी होती है। सल्फेट मिलेंगे, क्लोराइड मिलेंगे, कार्बोनेट मिलेंगे, जब ये आपके पानी में मिलेंगे तो इसे ही बोला जाता है हार्डनेस। यहाँ पे हमने इक्वेशन के थ्रू दिखा रखा है, वाटर है, रेन वाटर है, रेन वाटर में आपके कैल्शियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, और इसके ही मिलने के बाद जो एक वाटर मिला उसे ही बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेन द कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट
mixed with the rainwater, that water is called hard water. And that जो हार्ड वाटर में जो आपका इसके अंदर जो आपके हार्डनेस है जिसकी वजह से हुआ है उसे वो हार्डनेस कहलाएगा। हार्डनेस मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हार्डनेस होती है वाटर की, ये हमारा। अब बात करते हैं बीओडी क्या है। तो बीओडी बेसिकली आपका, अगर मैं बीओडी को एक्सप्लेन करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम बीओडी बोलते हैं। ठीक है, और बीओडी है क्या, और ये समझते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली ये मेजर करता है कि आपके बैक्टीरिया को किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, राइट। आपके बैक्टीरिया को किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब हम बात कहाँ कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। तो अब ये समझते हैं कि बच्चों पानी आया कहाँ से, पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आई, राइट। तो पानी में ऑक्सीजन आपकी जो आती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, रिएक्ट करके क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब पानी में पेड़ कहां से आए, जो पानी में जो आपका होगा वहां पे एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आपके पानी में मिलते हैं। जब आपके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है आपका, वो आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जिसे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब की फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ जब आपका वाटर होगा, वाटर H2O, राइट। जब H2O के साथ आपका इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा। और इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 6 से इंटू करेंगे, यहाँ पे भी 6 करेंगे, यहाँ पे भी 6 लगा देंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका वाटर, ये है आपका ऑक्सीजन, और ये है आपका क्या, ग्लूकोज यानी कि C6H12 और 6। ठीक है, इसी इक्वेशन के थ्रू जो हमारी एल्गी होती है, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन बनाते हैं। और जिस ऑक्सीजन को आपके जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन को उसकी डिमांड होगी उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ गए, काफी क्लियर हो गया, काफी इजी था। अब देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल एक्सप्लेन हम यहाँ बात करेंगे मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका मैं बात करूं, ये है आपके 1 से 2 मिलीग्राम अगर होगा 1 लीटर में तो वो वेरी गुड कहलाया जाएगा। देयर विल नॉट बी मच ऑर्गेनिक मैटर, वो गुड कंडीशन में होगा वाटर क्वालिटी। अगर 3 से 5 होगा 1 लीटर में तो वो फेयर क्वालिटी होगी। अगर वो 6 से 9 मिलीग्राम होगा पर लीटर तो वो पानी जो आपका होगा पुअर कहलाएगा, खराब पानी कहलाएगा। और 10 से ज्यादा अगर होगा तो वो पानी आपका वेरी पुअर कहलाएगा, यानी कि बहुत खराब पानी कहलाएगा। उस पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगी। समझ गए, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड हम समझ गए। अब है यहाँ पे आपका कार्बोनिय कार्बोने कार्बोनेशियस ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कार्बोनेशियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं। ये कार्बोनेशियस और ऑक्सीजन डिमांड है क्या, बेसिकली आपका पानी में मौजूद जो आपके पानी में आपके कार्बन आधारित कार्बन वाले जो आपके ऑर्गेनिक मैटर होंगे,
ठीक है, उनको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी आपके बैक्टीरिया के थ्रू, उसी को बोलते हैं कार्बोनेसियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, समझ गए? तो आपके कार्बन कार्बन मौजूद जो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उनको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलेंगे कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड उसको बोला जाता है। और अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप देखें कि ये किस तरीके से वेरी करती है, तो बीओडी हमारा हमने डाल दिया वाई एक्सिस पे, हमने लिस्ट कर दिया है, और टाइम को हमने वाई एक्सिस पे लिस्ट कर दिया। और अगर हमारा टाइम के अकॉर्डिंग बीओडी बढ़ेगा, ये हमें पता है, तो इसी के थ्रू जो वाई टी टाइम में हमारा जो यहाँ पे कार्बोनेसियस जो डिमांड होगी आपकी, वो यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू इस एरिया में हमारा फाइंड आउट होगी। तो यही हम इस जो हमारा ये हमने एक डायग्राम बनाया है, उससे हमें पता चल जाता है कि वहां पे कितनी सीबीओडी है, यानी कार्बोनेसियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर है। तो अब न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल भी इस यूनिट से आते हैं, तो बेसिकली न्यूमेरिकल के बारे में अगर कहते हैं हम कि ये जो न्यूमेरिकल है कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो देख लेते हैं। तो द एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम ए सिटी कितना है, 80 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। तो आपका एवरेज फ्लो हमने लिख लिया कितना है, 80 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। ठीक है, अब इसने दे रखा है एवरेज 5 डे बीओडी इज 5 डे है, तो बीओडी ऑन 5 कितनी हो गई, 285 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 5 डे में जब हम इसको हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए निकालना है, कंप्यूट द टोटल डेली 5 डे ऑक्सीजन डिमांड इन किलोग्राम एंड द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ सीवेज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे निकालनी होगी। तो ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज फ्लो, ठीक है, एवरेज फ्लो इंटू बीओडी इंटू 5, यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आई है 5 डे में, वो उसकी इंटू कर देंगे। और यहाँ अगर हमें देखें यहाँ पे यूनिट क्या आने वाली है, तो आपकी एवरेज फ्लो की यूनिट क्या होती है, लीटर पर डे, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की यूनिट क्या होगी, मिलीग्राम पर डे। यहाँ हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, 10⁻⁻6 के से हमने 10⁻⁻6 से इसमें इंटू कर दी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। लीटर से लीटर कट गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपकी आई, उसमें जो यूनिट होगी क्या होगी, किलोग्राम पर डे। क्यों, क्योंकि लीटर से तो लीटर कट गया, तो यूनिट जो आपकी ऑक्सीजन डिमांड की आएगी वो कितनी आएगी, किलोग्राम पर डे। तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आ गई है 22,800 किलोग्राम पर डे। तो हमारी ऑक्सीजन डिमांड निकल गई। अब क्या करना है, जो ऑक्सीजन डिमांड हमारी निकली है उसको पर कैपिटा से डिवाइड कर दो। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो आपका आएगा, उसमें जो आपकी इसमें जो आपने जो हमने निकाला था क्या, अब हमने जो अब निकाला था ऑक्सीजन डिमांड को डिवाइड किससे करना है, हमें ऑक्सीजन डिमांड को डिवाइड करना होगा आपके पर कैपिटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। कितनी है हमारी दे रखी है, 75 किलोग्राम में दे रखी है, तो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में। ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे इंटू करनी पड़ेगी, 10⁻⁻³ से। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 3,40,000, सॉरी 3,04,000। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो क्या पूछ रहा था, ये यही तो पूछ रहा था कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बताइए, और इस फॉर्मूले से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि बीओडी क्या है, समझ गए, कि जब भी आपके बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमें पता है पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। तो जो आपके बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे, है ना। तो आपके जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, देखो इसे समझो। तो आपके वाटर में इनऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब वो केमिकल रिएक्शन हमें करवानी पड़ेगी, तो केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसी को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
ठीक है, यहाँ पे क्या था, आपके बीओडी में बैक्टीरिया थे, लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या है, केमिकल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडेशन के थ्रू पोल्यूटेंट वाटर को क्लियर करता है। जितनी ज्यादा आपका वो केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। समझ गए? तो ये मेन डिफरेंस आपका है इसके अंदर। अब देखते हैं टर्बिडिटी क्या है। तो टर्बिडिटी को और समझिए कि बेसिकली आपके किस हम आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके रेनी सीजन में जब आपका पानी क्लाउड से नीचे गिरता है, रेन ड्रॉप होता है आपका, तो आपका जब अर्थ सरफेस पे पानी कैसा दिखता है, व्हाइट पानी तो नहीं दिखता, उसमें क्या मिल गया, आपका क्ले मिल गया, और भी आपकी और भी आपके वहां पे जो इम्प्योरिटीज हैं, जब वो आपके पानी में वहां मिल गई है, तो उसी पानी को मिलकर के जो है मिला है, उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। तो बेसिकली टर्बिडिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या कह सकते हैं, तो टर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ क्लाउडीनेस ऑफ वाटर, राइट। द मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी इज नोन इन फिगर 14। तो अब 14 के थ्रू ये टर्बिडिटी हम मेजर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे टर्बिडिटी कम है, यहाँ पे टर्बिडिटी ज्यादा है। तो टर्बिडिटी जैसी आपकी है, अगर वो ज्यादा है तो आपका पानी कम विजिबल होगा, वो ज्यादा आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा, या आपके जो आपके सोयल का कलर है उस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि इम्प्योरिटी ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, राइट। तो जब भी आपकी टर्बिडिटी को दो तरीके से इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, स्कैटर्ड मेथड के थ्रू, ठीक है, स्कैटरिंग के थ्रू और एब्जॉर्प्शन के थ्रू। इसे अगर हम देखना चाहें कि आपके आईएस कोड 10500 2012, यानी कि आपका आईएस कोड जो है 10500 2012 में यह क्लियरली मेंशन है कि कितना परसेंटेज वहां पे होना चाहिए आपका टर्बिडिटी फ्री होने की, और कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो मेथड के लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ पे वाटर को हम क्लीन करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको यहाँ पे डिवाइस दिख रहा है, इसमें तो इसी डिवाइसेस के थ्रू हम यहाँ पे पानी की टर्बिडिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है। तो अगर मैं बात करूं टर्बिडिटी की, तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में क्या चेंजेस होगा। अगर मैं बात करूं टर्बिडिटी की, इन सरफेस वाटर में हाई होगा, क्योंकि वहां पे आपकी इम्प्योरिटीज या क्ले वहां मिल जाती है, जिसकी वजह से वो हाई होगा। ग्राउंड वाटर में नहीं मिलती, इस वजह से वहां पे टर्बिडिटी लो होगी। डिजोल्व मिनरल्स, तो सरफेस वाटर में क्या होगा, लो और मॉडरेट हो सकता है, और ग्राउंड वाटर में हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। बायोलॉजिकल कंटेंट की बात करें, तो आपके बायोलॉजिकल कंटेंट सरफेस वाटर में ज्यादा होने, बेसिकली नॉर्मल सी बात है। ग्राउंड वाटर में कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ओपन सरफेस है। अगर मैं करूं टेम्पोरल वेरिएबिलिटी की बात करें, तो आपके सरफेस वाटर में वेरी हाई होगा और ग्राउंड वाटर में लो होगा। तो ये है, अगर वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा तो आप इस टेबल के थ्रू उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब है कि बीओडी सीओडी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है। बीओडी सीओडी रेशियो होता क्या है, तो बेसिकली जो रेशियो है वो कॉमनली यूज होता है एज इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट वाटर। आपकी बायोडिग्रेडेशन डिग्री को इंडिकेट करने के लिए वहां पे यूज होता है वेस्ट वाटर की, ठीक है। ऐसे ही एज वाटर इज डिग्रेडेड, द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल टू मेजर डिक्रीजेस। अगर उसकी कंसेंट्रेशन क्या है वेस्ट वाटर की, डिग्रेडेड हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, तो ये बोलते हैं बढ़ रही है, ज्यादा वेस्ट वाटर में वेस्ट इंप्योरिटी ज्यादा आ रही है, तो आपका जो बीओडी सीओडी का रेशियो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपके बीओडी सीओडी का रेशियो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपके बीओडी और सीओडी का रेशियो जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की, क्या कि इफ द रेशियो इज फाउंड टू बी बिटवीन
0.92 and 1, the wastewater can be considered to be fully biodegradable। ठीक है, तो यानी कि अब मतलब क्या है इसका कि 0.92 से अगर 1.8 के बीच में पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल है, राइट। अब समझते हैं, देखो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे तो पीछे भी पूछेंगे। अभी क्या है, 2 नंबर आपके 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या आपका पूछ लिया कि पीएच वैल्यू क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, ये चीज वहां पे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो मेन सोर्सेज आपके कहाँ से होते हैं जो आपके वाटर को पोल्यूट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोइंग फोर सोर्सेज है। पहला, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो आपके इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट भी आपके पानी को वेस्ट करता है, यानी कि कंटेमिनेट करता है। कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पे कंटेनिंग हैवी मेटल्स हो सकते हैं, केमिकल्स होता है, ऑयल हो सकता है जो आपके इंडस्ट्री एरिया से बहुत ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, डिटर्जेंट हो सकता है, क्लीनिंग एजेंट हो सकते हैं जो पोल्यूट करते हैं आपके वाटर को, राइट। सेकंड है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज में भी हम वहाँ पे आपके डिटर्जेंट होता है, क्लीनिंग एजेंट होते हैं वहां पर जो उसको वेस्ट करते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं जो हम ये बोल सकते हैं टोटल सॉलिड पार्टिकल होता है वो, तो ठीक है। एग्रीकल्चर रन ऑफ में बोलते हैं, पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं हम, तो पेस्टिसाइड जो वहां पे होगा वो आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में होते हैं जो मेन सोर्सेज है आपके। इसके बाद क्या है, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, जहाँ पे आपके सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है। ठीक है ना, जो हजार्डियस मटेरियल होते हैं वे आपके वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करते हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो पानी में मिलता ही है। फिर है मिनिमम माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू भी आपका जो एसिड है, हैवी मेटल्स है, वो पानी में जाकर ही मिल सकते हैं, ग्राउंड वाटर में मिलता है। अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जो आपके अर्बनाइजेशन होते हैं, अर्बनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्यूल स्पिल की वजह से जो पानी आपका सॉरी ऑयल स्पिल हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है ना, ये आपके वाटर जैसे सी या ओशियन में भी जब आपके सिप होते हैं, किसी वजह एक्सीडेंटली अगर पानी में जो ऑयल है वो स्पिल हो गया, उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, आपका पानी कंटेमिनेट होगा। तो ये कॉजेस थे, पहले पूछा गया है कई बार। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज a crucial environmental indicator used to measure the amount of oxygen। यानी कि आपके ये जो सीओडी है आपका बेसिकली ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करता है, केमिकली कितनी रिक्वायरमेंट है आपको ऑक्सीजन की। ठीक है, कैसे करता है, तो पोल्यूशन इंडिकेटर है आपका। अगर ज्यादा ये डिमांड कर रहा है तो वहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा, वहां पे आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, मैटर ज्यादा है। इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो आपका केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं उसको उससे डिकम्पोज करने के लिए यूज मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन लेगा। फिर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। इकोसिस्टम में हाई सीओडी डिप्लीट्स ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है आपकी जो सीओडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, सोर्स आइडेंटिफिकेशन, तो ये क्या करता है आपके ऑक्सीजन को कितनी आपका ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रही है इस प्रोसेस में, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फैक्टर है जिसके थ्रू हम और इनऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, या इनऑर्गेनिक ही बोल सकते हैं क्या, वहां पे कितना वेस्ट, कितना आपका ऑक्सीजन डिमांड हो रहा है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा जनरल प्रिंसिपल फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, अगर मैं बात करूं, माइक्रोबियल कंटेमिनेंट आपके होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, वहां पे पैथोजेंस आपके होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल हैं, जनरल प्रिंसिपल है फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो यहाँ पे वो ये चेक किया जाता है, केमिकल कंटेमिनेंट वहाँ पे कंटेमिनेंट देखा जाता है, फिजिकल क्वालिटी वहाँ देखी जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस वहाँ पे देखे जाते हैं, हेल्थ बेस्ड टारगेट वहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है ना, फैट ऑयल एंड ग्रीस वहां पे देखा जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफओजी बोल देते हैं।
कि कितना वहां पे कॉमनली कितना एक एक वहां पे एक डाटा आपका है कि ड्रिंकिंग वाटर में इतना होना चाहिए, और अगर वो ज्यादा हार्मफुल है तो उसमें इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं, एक टॉपिक हमने था जो बात की थी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो बेसिकली वेस्ट वाटर ऑफन कंटेन हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो वेस्ट वाटर है जो हाई लेवल न्यूट्रिएंट्स वहां पे कंटेन करता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, जो आपके डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपके वाटर तक पहुंचता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू भी पहुंचता है, एनिमल वेस्ट के थ्रू भी पहुंचता है। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक इन वेस्ट वाटर कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। जो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इन वाटर में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कहाँ पर? एनवायरमेंट की हेल्थ पर। ठीक है, क्या होगा कि जितने भी वेस्टेज हमारे होते हैं, ये कुछ तो डिकम्पोज हो सकते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वो एनवायरमेंट को डिकम्पोज कर रहे हैं। आज आज अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी डिजास्टर जो हमारे सामने आ रही है वो यही है कि जहां हम अपने पेड़ों को, प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, आज हमारे सामने वही प्रॉब्लम आ गई है, जिस मिट्टी में उसे उगा रहे हैं उसको ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ रहा है। किससे लड़ना पड़ रहा है? खुद से लड़ना पड़ा है, क्योंकि हम आज जो सॉइल कंटेमिनेट हो रही है, एलियन ने तो नहीं किया है। किसने किया है? बेसिकली ह्यूमन बीइंग ने किया है। राइट, तो वही है कि यहाँ पे जितना ज्यादा कंटेमिनेंट हमारे वाटर में होगा, ठीक है, वाटर को भी यही इम्प्योरिटीज, वहां पे यही इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां है जो कंटेमिनेट कर रही है। ठीक है, और क्या है कि ऑर्गेनिक्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एल्गे। तो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया और एल्गी को क्या करता है, इसमें ग्रोथ को यहाँ क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, जब वहां पे आपका डिकम्पोज नहीं होगा तो वो ही वहां पे उनकी ग्रोथ ज्यादा होने वाली। तो यही है यहाँ पे न्यूट्रिएंट के बारे में, ये हम समझ लिए। तो अब है हमारा ये लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनिक्स इन वेस्ट वाटर। तो ऑर्गेनिक्स की बात मैं अगर यहाँ पे करूँ, तो बेसिकली क्या है कि दीज ऑर्गेनिक्स कैन कम फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेज से ये क्या आता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, फूड स्क्रैप्स, फूड यानी कि आपके फूड स्क्रैप्स यानी कि आप जो बिस्किट खाते हैं या प्लास्टिक की कोई किसी भी चीज आप यूज कर रहे हैं, उसे तो आप क्या करते हैं, दोबारा तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपके काम की नहीं है। जो आपको उसमें था उसे आपने यूज कर लिया, आफ्टर दैट आप यूज नहीं करोगे। राइट, तो यही है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक इन वाटर वेस्ट वाटर इंक्लूड क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि क्या होगा, वेस्ट जब इम्प्योरिटीज आपके वाटर में बढ़ेगी तो ऑक्सीजन डिमांड भी आपके बढ़ने वाली है। अब जब आपके ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो आपके जब वहां पर ज्यादा इम्प्योरिटीज हो जाएगी, आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो जाएंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, तो क्या है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होने लगेगी। तो अगर मैं ये बोल दूं कि आपकी अगर डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो आपके पानी में घुलित ऑक्सीजन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होती। ठीक है, अगर आपकी क्या है, बायोडी बीओडी ज्यादा होगी तो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन वहां पे कम होगा। अगर बीओडी कम है तो डिजोल्व ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होगा। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं? दिस इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड सच एज डर्ट एंड डेब्रिस इन वेस्ट वाटर। स्क्रैप को हम वहां पे इंक्लूड करेंगे। तो यही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो आज कंप्लीट हो चुकी है, और हमने ये अप्रोक्स कवर सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि एनुमरेट एंड एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे हमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये दो दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। दो दो नंबर मीन्स जैसे कि सीओडी है, या आपको दे दिया 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में पूछ लिया कि ये सभी को एक्सप्लेन करो। सीओडी समझ गए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। राइट,
और ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, टर्बिडिटी क्या है हम समझ लिए हैं, पीएच वैल्यू क्या है ये हम समझ लिए हैं, कार्बोनेसियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ये हम समझ लिए, यानी कि कार्बन जब आपके ऑर्गेनिक मैटर में है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए, जो कार्बन को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, उसी को क्या बोलेंगे, कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड उसको बोला जाता है। राइट। अब थर्ड है हमारा, राइट ए नोट ऑन वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, तो वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट ए शॉर्ट ऑन, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आप वेरियस नोट्स आपको लिखने हैं। ये 2013 में आया था, 14 में भी आया, 18 19 में भी आया। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑर्गेनिक इन वेस्ट वाटर। ठीक है, कि आपके ऑर्गेनिक्स, अबाउट ऑर्गेनिक्स इन वेस्ट वाटर में कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार आपका। अबे व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल टाउन से, ये मैंने बात कर लिया। इंडस्ट्रियल एरिया से आपका आ रहा है, कॉमर्शियल एरिया से आपका वेस्ट आ रहा है जो वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। ठीक, अब लास्ट है और सिक्स क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपके आपके एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस आपको बताने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। तो हमने आज यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिए 2 पार्ट में। वहां पे बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। सेकंड पार्ट में हमने स्टोरेज, वाटर स्टोरेज के बारे में समझा और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा। और आज हमने यूनिट नंबर थर्ड पढ़ ली है, उसमें वाटर क्वालिटी को असेस हमने किया है, असेसमेंट किया है, और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारी यहाँ पे यूज होती है उसके बारे में समझा है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। जब तक बाकी जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको पढ़ते रहिए। और मैं यही कहूंगा कि आपके जितने भी आपके टॉपिक आपको दिए गए, आप अगर टेबल है वहां पे टेबल के साथ आपको उसको बनाओ। ठीक, टेबल है, डायग्राम कुछ आया है तो डायग्राम के साथ उसको बनाइए। ठीक, डायग्राम के साथ साथ आप वहां पे अगर वहां पर आपकी कुछ फ्लो डायग्राम है, पाई चार्ट बना सकते हैं तो पाई चार्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर दो। और डायग्राम बनाएंगे तो आप उसको पेंसिल के थ्रू बनाइए। ठीक है, और नीट और क्लीन डायग्राम बनाइए। जिससे क्या होता है, डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप वहां पे ज्यादा नहीं लिख पाए और आपने डायग्राम के थ्रू बना दिया, जैसे आज क्या था, आज हमने जो पढ़ा था आपका बीओडी हमने पढ़ा है। लेकिन बीओडी में हमने एक पढ़ा कि बीओडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। और आपके वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वाटर में ऑक्सीजन आपके फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी के थ्रू मिलता है जब वे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख दो जो हमने बताई थी। क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपका कार्बन डाइ ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं। डायग्राम होता है तो डायग्राम बनाओ, टेबल आपकी कुछ है तो टेबल वहां पे बनाइए, और कोई फ्लो चार्ट है या कुछ भी वहां पे है, उसको आप नीट एंड क्लीन बनाइए और पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। ऑल द बेस्ट।